तो देखिए आज से हम लोग क्या पढ़ेंगे, क्वेश्चन बैंक पढ़ेंगे। आज से क्वेश्चन बैंक हिस्ट्री का जो क्वेश्चन बैंक है 2012 का पढ़ेंगे। आज से 2009 और 10 तो पढ़ चुके हैं, तो आज से 2012 से स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन बैंक हिस्ट्री का। तो आप लोग को जो चीज़ नहीं जानते होइएगा वो लिख लीजिएगा कॉपी में। आज से हम लोग क्वेश्चन बैंक का एनालिसिस करेंगे। जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न है हिस्ट्री का ना, जो आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और पूछे जाते हैं, उसको हम लोग आज से पढ़ेंगे। तो आइए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या कहता है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था। तो इसमें ऑप्शन क्या क्या दिया है, सबसे पहले ये लिख लेते हैं ऑप्शन क्या क्या दिया है। एक नंबर क्वेश्चन हमारा है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था। तो इसके ऑप्शन में क्या है, ऑप्शन में क्या है, अब है मोहनजोदड़ो। पहला क्या है, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो हमारा पहला ऑप्शन है मोहनजोदड़ो। दूसरा है लोथल, ब ऑप्शन में है लोथल। ब ऑप्शन में क्या है, लोथल। उसके बाद स ऑप्शन में है कालीबंगा। कालीबंगा, कालीबंगा। उसके बाद द नंबर ऑप्शन में क्या है, तो हो जाएगा रंगपुर। रंगपुर। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहता है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था। तो ये याद रखिएगा, हड़प्पा सभ्यता का जो सबसे बड़ा नगर था वो था मोहनजोदड़ो। तो इसमें से ऑप्शन को हो जाएगा अ नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर था। जबकि ये पूछा जाए कि भारत में स्थित हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था, तो आप लोग कहिएगा राखीगढ़ी। राखीगढ़ी भारत में स्थित हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर था। अब आइए इन नगरों की विशेषता जान लेते हैं। तो मोहनजोदड़ो, तो मोहनजोदड़ो की खोज कब हुई थी, इसकी खोज जो हुई थी मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में। 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज हुई थी। किसने किया था, तो क्या आर.डी. बनर्जी, राखल दास बनर्जी। आर.डी. बनर्जी कह सकते हैं या राखल दास बनर्जी, इनका पूरा नाम है। आर.डी. बनर्जी, आर.डी. बनर्जी थे, खोज किए थे आर.डी. बनर्जी 1922 में। मोहनजोदड़ो की खोज कब हुई थी, 1922 में। और कौन किए थे, राखल दास बनर्जी, आर.डी. बनर्जी। और ये मोहनजोदड़ो कहाँ है, तो मोहनजोदड़ो सिंध पाकिस्तान में है। यह सिंध में है, सिंध पाकिस्तान में। सिंध कहाँ है, पाकिस्तान। सिंध पाकिस्तान में मोहनजोदड़ो है। और यह किस नदी के किनारे मिला था, सिंधु नदी के किनारे। याद रखिएगा, सिंधु नदी के किनारे। आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा, सिंधु नदी के किनारे। सिंधु नदी के किनारे यह मिला था। सिंधु नदी के किनारे सिंध में, सिंध प्रांत में यह मिला था। ठीक ना, इसको याद रखिएगा। तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव में क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था। तो याद रखिएगा, मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर था, जिसकी खोज कब हुई थी, 1922 में। हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख सबसे बड़ा नगर मोहनजोदड़ो था, जिसकी खोज 1922 में हुई थी। आपसे ऑब्जेक्टिव में ऐसे भी पूछा जा सकता है कि मोहनजोदड़ो की खोज कब हुई थी, 1922 में। और आपसे एग्जाम में पूछा भी गया है, मोहनजोदड़ो की खोज कब हुई थी, 1922 में। और खोज किसने किया था, राखल दास बनर्जी। इनका पूरा नाम राखल दास बनर्जी है। आप लोग इसे शॉर्ट नेम आर.डी. बनर्जी भी कह सकते हैं, राखल दास बनर्जी। और मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे मिला, सिंधु नदी के किनारे। और यह पाकिस्तान के सिंध प्रांत से जो है मिला था। और मोहनजोदड़ो से मिलने वाले कुछ हड़प्पाई वस्तुएं है, उसको जान लीजिए। तो मोहनजोदड़ो से हम बोल देते हैं, सीधा लिखेंगे नहीं, उतना जगह नहीं है। तो मोहनजोदड़ो से क्या क्या मिले जो प्रमुख रूप से, तो सबसे पहले लिखेगा कांसे की नर्तकी मोहनजोदड़ो से मिली। उसके बाद मेसोपोटामिया की मोहरें, 1398 मोहरें, शिलाजीत, दाढ़ी वाले मनुष्य की प्रतिमा, ईटीसी। और उसके बाद हो जाएगा सूती वस्त्र के अवशेष। ये सब कहाँ से मिले हैं, मोहनजोदड़ो से। क्या कहा, 1398 मोहरें। उसके बाद मेसोपोटामिया के मोहरे। उसके बाद क्या हो जाएगा, कांसे की नर्तकी, शिलाजीत। ये सब कहाँ से मिला है, मोहनजोदड़ो से। अब दूसरा क्या है, लोथल। तो याद रखिएगा, लोथल बंदरगाह नगर था, प्रमुख बंदरगाह नगर था। लोथल जो था ना, प्रमुख बंदरगाह नगर था। लोथल जो था प्रमुख बंदरगाह नगर, प्रमुख बंदरगाह नगर था लोथल। लोथल प्रमुख बंदरगाह नगर था। और लोथल कहाँ है, गुजरात में। लोथल कहाँ है, गुजरात में। लोथल गुजरात में है। और लोथल की खोज कब हुई थी, ये याद रखिएगा, लोथल की खोज, लोथल की खोज कब हुई थी, लोथल की खोज जो हुई थी, लोथल की खोज 1957 में हुई थी। लोथल की खोज 1957 में किसने किया था, रंगनाथ राव। रंगनाथ राव, रंगनाथ राव। और लोथल किस नदी के किनारे है, ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में बार बार पूछा जाता है। लोथल किस नदी के किनारे है, तो भोगवा नदी के किनारे। याद रखिएगा, लोथल भोगवा नदी के किनारे है। भोगवा नदी के किनारे, भोगवा नदी के किनारे, भोगवा नदी के किनारे लोथल है।
लोथल किस नदी के किनारे है? भोगवा नदी के किनारे लोथल है। ठीक ना, याद रखिएगा। लोथल क्या है? गुजरात में। और लोथल की खोज कब हुई थी? 1957 में। किसने किया था? रंगनाथ राव। और लोथल किस नदी के किनारे है? भोगवा नदी के किनारे। आपसे ऑब्जेक्टिव में ये पूछा जाता है बार बार। और लोथल से जो मिलने वाले कुछ हड़प्पाई वस्तुएं हैं वो क्या क्या हो जाएंगे? तो याद रखिएगा, बेलनाकार मोहरे। बेलनाकार मोहरे कहाँ से मिले हैं? लोथल से। उसके बाद लोथल से बेलनाकार मोहरे, धान की भूसी, धान एवं बाजरे की खेती का प्रमाण। बेलनाकार मोहरे नहीं, फारस के मोहरे लोथल से मिले। लोथल से फारस की मोहरे। उसके बाद क्या हो जाएगा? धान एवं बाजरे की खेती का प्रमाण। ये सब लोथल से मिला है। और लोथल बंदरगाह, बंदरगाह शहर था लोथल। हड़प्पा सभ्यता का बंदरगाह शहर कौन था? लोथल। ये आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि बंदरगाह शहर कौन था हड़प्पा सभ्यता का? तो लोथल। और लोथल किस नदी के किनारे था? भोगवा नदी के किनारे। लोथल की खोज कब हुई थी? 1957 में। किसने किया था? रंगनाथ राव। फारस की मोहरे कहाँ से मिले? लोथल से। और मेसोपोटामिया के मोहरे मोहनजोदड़ो से। 1398 मोहरे कहाँ से? मोहनजोदड़ो से। और फारस की मोहरे लोथल से। उसके बाद एक और है बेलनाकार मोहरे। तो बेलनाकार मोहरे कहाँ से मिले? कालीबंगा से। ये याद रखिएगा, बेलनाकार मोहरे कालीबंगा से। तो अब कालीबंगा, तो कालीबंगा की विशेषता क्या हो जाएगी? याद रखिएगा, कालीबंगा, कालीबंगा की खोज जो हुई थी, कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान में। सबसे पहले कालीबंगा राजस्थान में इसकी खोज, कालीबंगा की खोज कब हुई थी? कालीबंगा की खोज 1953 में हुई थी। कालीबंगा की खोज 1953 में अमलानंद घोष, अमलानंद घोष ने कालीबंगा की खोज की थी 1953 में। और कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान में। याद रखिए, कालीबंगा राजस्थान में है। कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान में। कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान में। उसके बाद कालीबंगा किस नदी के किनारे? सरस्वती नदी के किनारे। सरस्वती नदी के किनारे, सरस्वती नदी के किनारे कालीबंगा है। सरस्वती नदी के किनारे कालीबंगा है, राजस्थान में। याद रखिएगा, कालीबंगा की खोज कब हुई थी? 1953 में। किसने किया था? अमलानंद घोष। अमलानंद घोष ने कालीबंगा की खोज की थी। उसके बाद कालीबंगा से क्या क्या चीज मिले है? तो अग्निकुंड का प्रमाण। अग्निकुंड का प्रमाण कहाँ से मिला है? कालीबंगा से। हल से जुते खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले? कालीबंगा से। उसके बाद हो जाएगा बेलनाकार मोहरे, कहाँ से मिले? कालीबंगा से। तो ये सब याद रखेगा, कालीबंगा से मिलने वाले जो प्रमुख चीजें हैं वो सब बता दिए। उसके बाद अग्निकुंड, हल से जुते खेत के साक्ष्य। उसके बाद हो जाएगा भूकंप के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले? कालीबंगा से। अब है रंगपुर। तो याद रखेगा, रंगपुर क्या क्या है? तो रंगपुर को जो रंगपुर की खोज कब हुई थी? रंगपुर की खोज सबसे पहले ये याद रखेगा, रंगपुर की खोज कब हुई थी? 1953-54 में। 1953-54 में रंगपुर की खोज हुई थी। किसने किया था रंगपुर की खोज? तो रंगनाथ राव, रंगनाथ राव, रंगनाथ राव। रंगपुर कहाँ है? गुजरात में। रंगपुर कहाँ है? गुजरात में। और याद रखिएगा, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हड़प्पा सभ्यता का सबसे अधिक नगर किस राज्य से खोजा गया? गुजरात राज्य से, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद। तो सबसे पहले रंगपुर कहाँ है? गुजरात में। लोथल भी गुजरात में है। और रंगपुर मावर नदी के किनारे है। रंगपुर किस नदी के किनारे? मावर नदी के किनारे। इसकी खोज कब हुई थी? 1953-54 में। और इसकी खोजकर्ता कौन थे? रंगनाथ राव। रंगपुर कहाँ स्थित है? गुजरात में। ठीक है, रंगपुर किस राज्य में है? गुजरात में। और रंगपुर से मिलने वाले जो प्रमुख चीजें वो क्या क्या हो जाएंगे? तो रंगपुर से मिलने वाले धान की भूसी, मृद भांड। मृद भांड मतलब क्या हो गया? मिट्टी के बने बर्तन। कहाँ से मिले? रंगपुर से। और धान की भूसी कहाँ से मिले हैं? तो क्या हो जाएगा? धान की भूसी जो मिले हैं वो कहाँ से? रंगपुर से। और धान और बाजरे की खेती का प्रमाण कहाँ से मिला है? लोथल से। और धान की भूसी रंगपुर से भी मिला है। और लोथल से एक और चीज मिला है, क्या? मनको का कारखाना। मनको का कारखाना लोथल एवं चनहुदरो से मिला है, लेकिन इंपोर्टेंट रखता है चनहुदरो। लोथल से मनको का कारखाना मिला है, लेकिन इंपोर्टेंट आपसे पूछा जाएगा, ऑप्शन में रहेगा कि मनको का कारखाना का प्रमाण कहाँ से मिला है? तो ऑप्शन देगा चनहुदरो, तो चनहुदरो मारिएगा, लोथल नहीं, चनहुदरो हो जाएगा। और लोथल से भी मिला है। और उम्मीद करते हैं पहला नंबर क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है? धम्म महामात्रों को किसने नियुक्त किया था? तो दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? धम्म महामात्रों को किसने नियुक्त किया था? ऑप्शन क्या क्या दिया है? तो याद रखिएगा, ऑप्शन दिया है हमारा, पहला ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, और हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य। अब ऑप्शन क्या हो जाएगा? दूसरा है अशोक, अशोक। तीसरा क्या है? स में है कनिष्क, कनिष्क है ना? हाँ, स में कनिष्क। और द में हो जाएगा क्या? द में हो जाएगा बिंदुसार, बिंदुसार। अब देखिए क्या कहता है, धम्म महामात्रों को किसने नियुक्त किया? तो धम्म महामात्रों को किसने नियुक्त किया? ये देख लीजिए, धम्म महामात्रों को अशोक ने नियुक्त किया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अशोक। धम्म महामात्रों को किसने नियुक्त किया? अशोक। और इसमें ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है? चंद्रगुप्त मौर्य, ब में अशोक, उसके बाद कनिष्क, उसके बाद क्या है? बिंदुसार।
तो चंद्रगुप्त मौर्य जो थे ना वो मौर्य वंश के संस्थापक थे। चंद्रगुप्त मौर्य कौन थे? मौर्य वंश के संस्थापक, मौर्य वंश के फाउंडर थे। मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। याद रखिएगा मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। और कब स्थापना की थी? 322 ईसा पूर्व में। 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना किए थे। किसके सहयोग से? अपने गुरु एवं प्रधानमंत्री चाणक्य के सहयोग से। नंद वंश के अत्याचारी शासक, जो अत्याचारी शासक था कौन? घानानंद। घानानंद को हराकर मौर्य वंश की स्थापना की मगध साम्राज्य में। और कब की थी? 322 ईसा पूर्व में घानानंद को हराए थे चंद्रगुप्त मौर्य। किसके सहयोग से? चाणक्य के सहयोग से। चाणक्य कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु एवं प्रधानमंत्री, जिनके सहयोग से चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईसा पूर्व में मौर्य वंश की स्थापना की। मौर्य वंश की स्थापना कौन की? चंद्रगुप्त मौर्य। उसके बाद इनका शासनकाल कब से कब है? तो ये देख लीजिए मौर्य वंश का शासनकाल। तो मौर्य वंश का शासनकाल कहेगा तो 322 ईसा पूर्व से लेकर 185 ईसा पूर्व तक हो जाएगा। लेकिन पूछेगा चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल, तो चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल है 322 बीसी से लेकर 322 बीसी से कितना? 298 ईसा पूर्व तक, 298 बीसी तक, 298 बीसी तक इनका शासनकाल है। और चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म कब हुआ था? 345 ईसा पूर्व में। याद रखिएगा चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म कब हुआ था? 345 ईसा पूर्व में। और इनकी मृत्यु कब हुई थी? 298 ईसा पूर्व में। 298 ईसा पूर्व में श्रवण बेलगोला, जो कर्नाटक का एक जगह है, वहीं पर इन्होंने जैन धर्म को अपनाकर मृत्यु प्राप्त किए थे श्रवण बेलगोला में 298 ईसा पूर्व में। और चंद्रगुप्त मौर्य का माता का नाम मूरा मौर्य था और पिता का नाम सूर्यगुप्त था। तो ये सब याद रखिएगा और जो बोलते वो लिखते भी चलिएगा। चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश के संस्थापक थे और इनका शासनकाल 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व है चंद्रगुप्त मौर्य का। मगध साम्राज्य पर स्थापना की थी। उसके बाद अशोक, तो याद रखिएगा अशोक धम्म महामात्रों को नियुक्त किया था। अशोक इसीलिए ज्यादा प्रसिद्ध है। अशोक जितना अपने महानतम शासक था, जितना महान उसलिए प्रसिद्ध नहीं, लेकिन धम्म महामात्रों को नियुक्त किया इसलिए ज्यादा प्रसिद्ध है अशोक। तो यही क्वेश्चन कहता है किसने धम्म महामात्रों को नियुक्त किया था? तो आंसर हो जाएगा अशोक। और अशोक कौन था? अशोक जो था ना मौर्य वंश का तीसरा शासक था। ये बिंदुसार का पुत्र था, चंद्रगुप्त मौर्य का पोता हुआ अशोक, ठीक ना। अशोक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य का पोता, बिंदुसार का उत्तराधिकारी बना था अशोक जो था। अशोक का शासनकाल सबसे पहले जान लीजिए। अशोक का शासनकाल जो है 273 ईसा पूर्व से 273 बीसी से कितना हो जाएगा? 273 बीसी से अशोक का शासनकाल 273 बीसी से हो जाएगा 232 ईसा पूर्व तक। 232 ईसा पूर्व तक अशोक का शासनकाल है। और अशोक को क्या क्या कहा जाता है? तो अशोक को देवानंद प्रिय, प्रियदर्शी, देवानंद प्रिय, प्रियदर्शी अशोक का अन्य नाम है। और अशोक को पुराणों में क्या कहा गया है? तो अशोकावर्धन। पुराणों में क्या कहा गया है? अशोकावर्धन। अशोक को पुराणों में क्या कहा गया है? अशोकवर्धन, ठीक ना। तो अशोक को याद रखिएगा। अशोक के माता का नाम क्या था? अशोक के माता का नाम क्या था? शुभद्रांगी। अशोक के माता का नाम शुभद्रांगी था। और अशोक के पिता का नाम बिंदुसार। तो ये सब तो याद रख सकते हैं आप ऐसे भी, ठीक है। अशोक कौन था? अशोक मौर्य वंश का तीसरा शासक था, ठीक ना, इसको याद रखिएगा। उसके बाद तीसरा ऑप्शन क्या है हमारा? कनिष्क। तो कनिष्क से बहुत सारी विशेषता हो जाएंगे। कनिष्क कुषाण वंश का सबसे महान शासक था। कनिष्क कुषाण वंश का सबसे महान शासक था। और कनिष्क कब से कब तक राजा रहा? तो 78 ईस्वी से लेकर 101 ईस्वी तक। तो ये कनिष्क का पहले शासनकाल हो जाएगा 78 ईस्वी से 101 एडी तक। 101 एडी तक कनिष्क का शासनकाल है। 78 ईस्वी में कनिष्क शासक बना था कुषाण वंश का। और कुषाण वंश का सबसे महान शासक था कनिष्क, ठीक ना। और कनिष्क जो था रेशम मार्ग पर नियंत्रण रखने वाला सबसे महान शासक माना जाता है। कनिष्क रेशम मार्ग पर नियंत्रण रखने वाला सबसे महान शासक माना जाता है कनिष्क को। कनिष्क रेशम मार्ग पर नियंत्रण रखता था। और जो विदेशी व्यापार होता था उससे यह टैक्स में क्या लेता था? सोना ज्यादा लेता था कनिष्क। इसीलिए कुषाण काल में सोने के सर्वाधिक शुद्ध मात्रा में सोने के सिक्के चलाया गया था कुषाण शासकों द्वारा। आपसे ऑब्जेक्टिव में यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर्वाधिक शुद्ध मात्रा में सोने के सिक्के किसने चलाए थे? तो कुषाण शासकों ने। और कनिष्क किस वंश का था? कुषाण वंश का था। कनिष्क किस वंश का? कुषाण वंश का था। याद रखिएगा कनिष्क कुषाण वंश का था, जो 78 ईस्वी में कनिष्क शासक बना था। और शासक बनने के उपलक्ष्य में ये एक संवत चालू किया था, शक संवत। 78 ईस्वी में ही शासक बनने के उपलक्ष्य में कनिष्क शक संवत को शुरू किया। शक संवत एक कैलेंडर है और शक संवत को भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय कैलेंडर के रूप में कब अपनाया गया? तो याद रखिएगा राष्ट्रीय कैलेंडर के रूप में भारत सरकार ने अपनाया 22 मार्च 1957 को।
22 मार्च 1957 को शक संवत को राष्ट्रीय कैलेंडर के रूप में भारत सरकार द्वारा अपनाया गया। और शक संवत को किसने शुरू किया था? कनिष्क ने। कनिष्क ने कब शुरू किया? 78 ईस्वी में। कनिष्क ने 78 ईस्वी में शक संवत को शुरू किया शासक बनने के उपलक्ष्य में। उम्मीद करते हैं 100 ऑप्शन तक समझ में आ गया होगा। अब है द में क्या है? डी नंबर ऑप्शन है बिंदुसार। तो याद रखिएगा बिंदुसार कौन था? बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी था। और बिंदुसार का जो शासन काल है कब से कब तक है? तो 298 ईसा पूर्व से लेकर 273 ईसा पूर्व तक। बिंदुसार का शासन काल 298 बीसी से 273 बीसी तक है। 273 बीसी तक इसका शासन काल है। याद रखिएगा बिंदुसार को एक और बात कहा जाता है, पिता का पुत्र और पुत्र का पिता किसे कहा जाता है? बिंदुसार को। पिता का पुत्र और पुत्र का पिता किसे कहा जाता है? बिंदुसार को। और इसलिए कहा जाता है क्योंकि बिंदुसार के जो पिता थे चंद्रगुप्त मौर्य, जिन्होंने मौर्य वंश की स्थापना की, घनानंद को पराजित किए, तो पिता इनके काफी शक्तिशाली थे। और उसके बाद इनका बेटा हुआ अशोक। तो अशोक तो एकदम शक्तिशाली था, वो तो जानवे करते हैं। उसके बाद इसीलिए इनको पिता का पुत्र और पुत्र का पिता कहा जाता है बिंदुसार को। और बिंदुसार को एक और बात कहा जाता है अमित्र घात। अमित्र घात का मतलब क्या होता है? शत्रु विनाशक। और अमित्र घात किसने कहा था बिंदुसार को? शत्रु विनाशक। अमित्र घात किसने कहा था बिंदुसार को? तो यूनानियों द्वारा यह नाम दिया गया था बिंदुसार को। अमित्र घात और शत्रु विनाशक किसने कहा था? यूनानियों द्वारा यह नाम दिया गया था। उसके बाद कहा था मद्रसार और वरिसार। तो मद्रसार और वरिसार जो कहा गया है ना पुराणों में बिंदुसार को क्या कहा गया है? मद्रसार और वरिसार। मद्रसार या वरिसार इनको कह सकते हैं। उसके बाद बिंदुसार को एक और नाम है शीशसेन। तो शीशसेन जैन ग्रंथों में मिलता है। बिंदुसार का नाम शीशसेन कहाँ मिलता है? तो जैन ग्रंथ में। शीशसेन जैन ग्रंथ में मिलता है। वायु पुराण में बिंदुसार को क्या कहा गया है? तो मद्रसार या वरिसार। मद्रसार या वरिसार कहाँ कहा गया है? वायु पुराण में। ठीक ना, वायु पुराण में याद रखिएगा। तो 2 क्वेश्चन हम क्लियर कर लिए। अब है हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है? देखिए तीसरा क्वेश्चन कहता है हीनयान और महायान संप्रदाय किस धर्म से संबंधित है? तो ये तो आप तो जानते ही हो जाएगा। हीनयान और महायान संप्रदाय जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो सबसे पहले इसमें ऑप्शन में क्या क्या दिया है देख लेते हैं उसको। देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन हमारा कहता है, तीसरा नंबर में ऑप्शन क्या दिया हुआ है? हीनयान और महायान किस धर्म से संबंधित है? तो हीनयान और महायान जो है वह ऑप्शन में क्या क्या है? इंक नहीं चलता, रुक जाइए। तीसरा क्वेश्चन कहता है, तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है? हीनयान और महायान संप्रदाय किस धर्म से संबंधित है? तो सबसे पहले इसमें ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है? हीनयान और महायान संप्रदाय किस धर्म से संबंधित है? पहला ऑप्शन है जैन धर्म, जैन धर्म। और दूसरा ऑप्शन है बौद्ध धर्म, बौद्ध धर्म। और तीसरा ऑप्शन क्या है? तो तीसरा ऑप्शन है हिंदू धर्म, हिंदू धर्म। और चौथा ऑप्शन है सिख धर्म, सिख धर्म। तो देखिए कहता है हीनयान और महायान संप्रदाय किस धर्म से संबंधित है? तो हीनयान और महायान संप्रदाय जो है वो किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से। याद रखिएगा हीनयान और महायान संप्रदाय बौद्ध धर्म से संबंधित है। और बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? बौद्ध धर्म के संस्थापक आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो याद रखिएगा बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो गौतम बुद्ध थे। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म जो हुआ था 563 ईसा पूर्व में, 563 बीसी में इनका जन्म हुआ था। इनकी मृत्यु 483 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हुई थी। याद रखिएगा इनकी जो मृत्यु कब हुई थी? इनकी मृत्यु हुई थी 483 ईसा पूर्व में। 483 बीसी में इनकी मृत्यु हो गई थी। 563 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ, 483 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हो गई। और गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। और गौतम बुद्ध को क्या कहा जाता है? लाइट ऑफ एशिया, यानी एशिया का ज्योतिपुंज किसे कहा जाता है? गौतम बुद्ध को। याद रखेगा गौतम बुद्ध के मरने के बाद 483 ईसा पूर्व में ही प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी। तो प्रथम बौद्ध संगीति राजगृह में हुई थी। और किसके समय में? अजात शत्रु के समय में। तो ये सब याद रखिएगा। और बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध के जन्म कब हुआ था? तो 563 ईसा पूर्व में। कहाँ हुआ था? लुम्बिनी कपिल वस्तु नेपाल में। और जैन धर्म है, तो जैन धर्म का ऑप्शन में क्या हो जाएगा? जैन धर्म का एनालिसिस करेंगे तो जैन धर्म के संस्थापक, सबसे पहले इसके संस्थापक पूछे जाएंगे। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? ऋषभदेव।
जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? ऋषभदेव। जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव थे। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? ऋषभदेव। और पूछा जाए वास्तविक संस्थापक, इसके वास्तविक संस्थापक पूछा जाए, जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन थे? जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक हो जाएंगे महावीर स्वामी। महावीर स्वामी जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी। इधर नहीं दिख रहा है, मार्का ठीक से नहीं चलता। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन थे? महावीर स्वामी। और जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकार कौन थे? ऋषभदेव। और जैन धर्म के अंतिम व 24वें तीर्थकार कौन थे? महावीर स्वामी। ठीक है, याद रखिएगा, जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी एवं 24वें तीर्थकार भी महावीर स्वामी ही थे। और बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे, जिनका जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था और मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हुआ था। याद रखिएगा। तो उम्मीद करते हैं ये समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम लोग आगे चौथा क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो चौथा क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, देख लेते हैं। पहले थोड़ा ही अब जो हमारा चौथा क्वेश्चन कहता है, अकबर ने निम्नलिखित में से किस पर अधिकार नहीं कर सका। तो अकबर ने किस पर अधिकार नहीं कर सका, ये याद रखिएगा। सबसे पहले ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है 4 नंबर में। अकबर ने निम्नलिखित में से किस पर अधिकार नहीं कर पाया। तो सबसे पहले मारवाड़ ऑप्शन है, अ नंबर ऑप्शन में है मारवाड़। ब नंबर ऑप्शन में क्या है? मेवाड़। मारवाड़ और मेवाड़ में अंतर है, मेवाड़। उसके बाद स नंबर ऑप्शन क्या है? मारवाड़, मेवाड़। उसके बाद जोधपुर और द में क्या है? जोधपुर के बाद क्या है? चित्तौड़। तो याद रखिएगा, अकबर ने निम्नलिखित में से किस पर अधिकार नहीं कर पाया। तो अकबर ने निम्नलिखित में से किस पर अधिकार नहीं कर पाया, तो याद रखिएगा, अकबर ने मेवाड़ पर अधिकार नहीं कर पाया। मेवाड़ पर अधिकार नहीं कर पाया, जो महाराणा प्रताप का किला था। और चित्तौड़, मेवाड़ की राजधानी थी चित्तौड़। मेवाड़ की राजधानी कहाँ थी? चित्तौड़। और जो ये मारवाड़ है, मारवाड़ कहाँ है? राजस्थान में। मारवाड़ राजस्थान में है। मारवाड़ कहाँ है? राजस्थान में, याद रखिएगा। और जोधपुर भी राजस्थान में है। जोधपुर कहाँ है? राजस्थान में। और जोधपुर को क्या कहा जाता है? जोधपुर को पिंक सिटी कहा जाता है। पिंक सिटी जोधपुर को कहा जाता है, पिंक सिटी। पिंक सिटी किसे कहा जाता है? जोधपुर को पिंक सिटी, यानी गुलाबी नगरी जोधपुर को। और गुलाबों का शहर क्या आएगा? तो चंडीगढ़। और गुलाबी नगरी जोधपुर को। ठीक है, जोधपुर। जयपुर को पिंक सिटी कहा जाता है, जोधपुर को पिंक सिटी नहीं, जोधपुर को ब्लू सिटी कहा जाता है, ब्लू सिटी। याद रखिएगा, जोधपुर को क्या कहा जाता है? ब्लू सिटी। जोधपुर को क्या कहा जाता है? ब्लू सिटी। जोधपुर को क्या कहा जाता है? ब्लू सिटी। और जयपुर को पिंक सिटी। और जयपुर और जोधपुर दोनों कहाँ है? राजस्थान में। कंफ्यूजन है ना, जोधपुर राजस्थान में। जोधपुर को कहा जाता है ब्लू सिटी और जयपुर को कहा जाता है पिंक सिटी। तो 4 नंबर क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। 4 नंबर का आंसर क्या होगा? 4 नंबर है, अकबर ने निम्नलिखित में से किस पर अधिकार नहीं कर सका। तो मेवाड़ पर। मेवाड़ पर अकबर अधिकार नहीं कर सका था। उसके बाद 5वां क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, निम्नलिखित में कौन मुगल बादशाह आलमगीर के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में कौन मुगल बादशाह आलमगीर के नाम से जाना जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा औरंगजेब। औरंगजेब को आलमगीर और जिंदा पीर कहा जाता था। तो इसमें सबसे पहले ऑप्शन क्या क्या है उसको देख लेते हैं। तो 5 नंबर में क्या ऑप्शन है, देखिए ऑप्शन में दिया हुआ है। सबसे पहले अ में ऑप्शन दिया है क्या? जहांगीर। उसके बाद ब में ऑप्शन है, ब नंबर ऑप्शन क्या है? 5वां नंबर क्वेश्चन है ना, शाहजहां। उसके बाद 100 नंबर ऑप्शन औरंगजेब। और 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा हमारा, 2 नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा, 2 नंबर ऑप्शन है औरंगजेब हो गया। उसके बाद 2 में बहादुर शाह जफर कर दीजिए। बहादुर शाह जफर। तो सबसे पहले अ में क्या है? जहांगीर। तो जहांगीर को क्या कहा जाता है? जहांगीर को सलीम के नाम से जाना जाता है, सलीम। जहांगीर किसका उत्तराधिकारी था? अकबर का उत्तराधिकारी था जहांगीर। ठीक ना, जहांगीर को क्या कहा जाता है? सलीम। जहांगीर किसका उत्तराधिकारी था? अकबर का पुत्र था जहांगीर। उसके बाद जहांगीर ने 1602 ईस्वी में
वीर सिंह बुंदेला द्वारा अबुल फजल की हत्या करा जाता है। अबुल फजल की हत्या किसने करवा देता है? जहांगीर ने 1602 ईस्वी में, इसलिए याद रखिएगा। उसके बाद शाहजहां, तो शाहजहां को कहा जाता है खुर्रम। खुर्रम शाहजहां को कहा जाता है। शाहजहां को क्या कहा जाता है? खुर्रम। और शाहजहां जहांगीर का उत्तराधिकारी बना। उसके बाद औरंगजेब, औरंगजेब को जिंदा पीर और आलमगीर, आलमगीर कहा जाता है, जिंदा पीर आलमगीर। तो यही ना क्वेश्चन कहता है किस मुगल बादशाह को आलमगीर कहा जाता है? आलमगीर। और जिंदा पीर औरंगजेब को कहा जाता है जिंदा पीर। औरंगजेब को जिंदा पीर इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी नैतिकता अच्छी थी। अच्छी नैतिकता के कारण औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता है और आलमगीर कहा जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 100। औरंगजेब को कहा जाता है जिंदा पीर और आलमगीर किसे कहा जाता है? औरंगजेब को। उसके बाद बहादुर शाह जफर, तो बहादुर शाह जफर जो थे ना, बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल बादशाह थे। बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल बादशाह थे। 1838 से 1857 तक ये मुगल बादशाह के पद पर इनका शासनकाल कब से कब तक है? 1838 से 1857 तक। 1857 के सिपाही विद्रोह के समय मुगल बादशाह कौन थे? दिल्ली के शासक बहादुर शाह जफर थे। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। 1857 के विद्रोह के समय मुगल बादशाह कौन थे? बहादुर शाह जफर। और जहांगीर का शासनकाल याद रखिएगा 1605 से 1627। जहांगीर का शासनकाल 1605 से 1627। उसके बाद शाहजहां, तो शाहजहां का याद रखिएगा 1627 से 1658। उसके बाद क्या है? औरंगजेब, औरंगजेब का 1658 से 1607। 1658 से 1707, 1707 तक, 1658 से 1707 तक औरंगजेब ने शासन किया। और बहादुर शाह जफर को 1857 के विद्रोह के समय हुमायूं के मकबरा से, दिल्ली स्थित हुमायूं के मकबरा से गिरफ्तार करके रंगून में भेज दिया गया था, जहां 1862 में बहादुर शाह जफर की मृत्यु हो गई थी। तो उम्मीद करते हैं ये 5 नंबर क्वेश्चन तक क्लियर हो गया होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या लिखे हैं तो लिख लीजिए। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब हमारा छठा क्वेश्चन क्या कहता है, सो देख लीजिए। छठा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? कहता है अर्थशास्त्र एवं इंडिका से किस राजवंश के विषय में जानकारी मिलती है? तो ऑप्शन दिया है मौर्य वंश, गुप्त वंश, कुषाण वंश, सातवाहन वंश। तो याद रखिएगा छठा नंबर के ऑप्शन लिखते हैं पहले। 6 नंबर क्वेश्चन के ऑप्शन में क्या क्या दिया है? अ में दिया हुआ है मौर्य वंश, मौर्य वंश, मौर्य वंश। अब ब में दिया हुआ है गुप्त वंश, गुप्त वंश। उसके बाद 100 में दिया हुआ है, 100 में दिया हुआ है कुषाण वंश, कुषाण वंश। और द में दिया हुआ है क्या? सातवाहन वंश, सातवाहन वंश, सातवाहन वंश। तो याद रखिएगा अर्थशास्त्र एवं इंडिका से किस राजवंश के बारे में जानकारी मिलती है? तो अर्थशास्त्र एवं इंडिका से जानकारी मिलती है हमारे मौर्य वंश के बारे में। मौर्य वंश के बारे में अर्थशास्त्र एवं इंडिका से जानकारी मिलती है। और अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? तो चाणक्य। और चाणक्य का अन्य नाम क्या था? चाणक्य का अन्य नाम विष्णुगुप्त कौटिल्य चाणक्य का अन्य नाम था। अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य थे। और चाणक्य कौन थे? आपसे पूछा जाएगा चाणक्य कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु एवं प्रधानमंत्री चाणक्य ही थे। उसके बाद मौर्य वंश के संस्थापक, ऑप्शन में दिया हुआ है। तो इसके बाद मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य, संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य थे। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य। याद रखिएगा उधर मौर्य वंश के बारे में जानकारी एक और चीज से मिलती है कि विष्णु पुराण से मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलती है। उसके बाद गुप्त वंश, तो गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? श्रीगुप्त, श्रीगुप्त गुप्त वंश के संस्थापक थे। और गुप्त वंश के बारे में जानकारी मिलती है वायु पुराण से हमें गुप्त वंश के बारे में जानकारी मिलती है। उधर है कुषाण वंश, तो कुषाण वंश के संस्थापक कौन थे? ये जब से पूछा जाएगा कुषाण वंश के संस्थापक, कुषाण वंश के संस्थापक कौन थे? पहले इधर लिख लीजिए संस्थापक, गुप्त वंश के संस्थापक, गुप्त वंश के जो संस्थापक थे वो श्रीगुप्त थे। श्रीगुप्त गुप्त वंश के संस्थापक थे। कुषाण वंश के संस्थापक जो थे कुजुल कडफिसस। क्या हो जाएगा? कुजुल कडफिसस। ये आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, कुजुल कडफिसस, कुजुल कडफिसस। उधर सातवाहन वंश के संस्थापक, सातवाहन वंश के जो संस्थापक थे, सातवाहन वंश के संस्थापक कौन थे? सिमुक।
सातवाहन वंश के संस्थापक कौन थे? सिमुक। अब सब्जेक्टिव में पूछा जाए मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे, तो चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य। उसके बाद गुप्त वंश के संस्थापक श्रीगुप्त। गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? श्रीगुप्त। कुषाण वंश के संस्थापक कुजुल कड़फिसस। कुषाण वंश के संस्थापक कुजुल कड़फिसस। लेकिन कुषाण वंश का सबसे महान शासक कौन था? कनिष्क। कुषाण वंश का सबसे महान शासक कनिष्क। उसके बाद सातवाहन वंश। सातवाहन वंश के संस्थापक कौन थे? सिमुक। सातवाहन वंश के संस्थापक कौन थे? सिमुक। उम्मीद करते हैं छठा नंबर क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। छठा नंबर क्वेश्चन है अर्थशास्त्र एवं इंडिका से किस राजवंश के बारे में जानकारी मिलती है, तो वही ना कहा अर्थशास्त्र एवं इंडिका एवं विष्णु पुराण से जो जानकारी मिलती है वो मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलती है। अब है सातवां नंबर क्वेश्चन। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, स्तूप का संबंध किस धर्म से है? स्तूप का जो संबंध है, स्तूप का संबंध किस धर्म से है, तो ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है? अ में ऑप्शन में दिया है जैन धर्म, जैन धर्म। ब में दिया हुआ है बौद्ध धर्म, बौद्ध धर्म। स में दिया हुआ है ब्राह्मण धर्म, ब्राह्मण धर्म। और द में दिया हुआ है क्या? द में दिया हुआ है ईसाई धर्म, ईसाई धर्म। तो हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, सबसे पहले स्तूप का संबंध किस धर्म से है, तो ये बताए थे चैत्य विहार स्तूप। चैत्य विहार स्तूप का जो संबंध है वह किस धर्म से? बौद्ध धर्म से। बौद्ध, तो स्तूप का संबंध किस धर्म से? बौद्ध धर्म से। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ब। आंसर ब हो जाएगा हमारा सही, बौद्ध धर्म से। जैन धर्म, जैन धर्म से संबंधित है श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर और दिगंबर, श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर और दिगंबर किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से। ठीक है, श्वेतांबर और दिगंबर जैन धर्म से संबंधित है। श्वेतांबर उनको कहा जाता था जो श्वेत वस्त्र पहनते थे, उनको श्वेतांबर कहा जाता था। और दिगंबर उनको कहा जाता था जो नग्न रहते थे, बिना कपड़ा के रहते थे, उन्हें दिगंबर कहा जाता था। उसके बाद बौद्ध धर्म से संबंधित है हीनयान और महायान। हीनयान और महायान, हीनयान और महायान, हीनयान और महायान। तो हीनयान शाखा के जो सबल समर्थक थे, सबसे पहले अशोक। किस पूछेगा अशोक किस धर्म से संबंधित है, तो अशोक जो थे बौद्ध धर्म के हीनयान शाखा के प्रतिपादक थे। अशोक किस धर्म को अपनाए थे? बौद्ध धर्म के हीनयान शाखा को। जबकि कनिष्क पूछेगा तो कनिष्क महान, कनिष्क जाता हो ना, कनिष्क महायान शाखा का था। कनिष्क इधर लिख दीजिएगा, कनिष्क महायान शाखा का प्रतिपादक थे। उसके बाद हीनयान शाखा के अशोक, अशोक बौद्ध धर्म के हीनयान शाखा के धर्म को अपनाए थे। उसके बाद कनिष्क जो था बौद्ध धर्म के महायान शाखा को अपनाया था। इधर ब्राह्मण धर्म, ईसाई धर्म, तो इनसे कोई विशेषता भी नहीं है। तो उम्मीद करते हैं 7 नंबर क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। स्तूप का संबंध किस धर्म से? बौद्ध धर्म से। ये याद रखिएगा, चैत्य विहार स्तूप का संबंध किस धर्म से? बौद्ध धर्म से। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध को क्या कहा जाता है? लाइट ऑफ एशिया, यानी एशिया का ज्योतिपुंज। तो 7 नंबर क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ तक पढ़ लिए थे। अब हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन देंगे। तो 8 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किस राजवंश ने किया था? तो एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण कौन करवाया था? तो याद रखिएगा, एलोरा में जो कैलाश मंदिर है उसका निर्माण राष्ट्रकूट वंश के शासकों ने कराया था। राष्ट्रकूट शासकों ने एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया था? राष्ट्रकूट शासकों ने। तो ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है देखिए। पहले 8 नंबर क्वेश्चन में ऑप्शन दिया हुआ है, सबसे पहले दिया है चोल वंश, चोल वंश, और ये ऑप्शन है। उसके बाद ब ऑप्शन में दिया है पल्लव वंश, पल्लव वंश, पल्लव वंश। और 100 नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है क्या? 100 नंबर में चालुक्य वंश, चालुक्य वंश, चालुक्य वंश। उसके बाद है राष्ट्रकूट वंश, राष्ट्रकूट वंश, राष्ट्रकूट वंश। तो याद रखिएगा, एलोरा में जो कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था वो कौन करवाया था? राष्ट्रकूट शासकों ने। तो राष्ट्रकूट वंश के शासकों ने एलोरा में कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था। एलोरा कहाँ है? महाराष्ट्र में। एलोरा महाराष्ट्र में है। एलोरा में कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट वंश के शासकों ने कराया था। और इधर चोल वंश, तो चोल वंश के संस्थापक कौन थे? ये याद रखिएगा, चोल वंश के संस्थापक विजयालय। चोल वंश के संस्थापक, ये आपसे पूछा जाता है, चोल वंश के संस्थापक कौन थे? चोल वंश के संस्थापक विजयालय, चोल वंश के संस्थापक विजयालय थे। चोल वंश के संस्थापक कौन थे? विजयालय। उसके बाद है पल्लव वंश, तो पल्लव वंश के संस्थापक जो थे वो सिंह विष्णु थे।
पल्लव वंश के संस्थापक सिंह विष्णु। पल्लव वंश के संस्थापक कौन थे? सिंह विष्णु। इधर है चालुक्य वंश, तो चालुक्य वंश के संस्थापक जय सिंह प्रथम। जय सिंह प्रथम चालुक्य वंश के संस्थापक थे। जय सिंह प्रथम चालुक्य वंश के संस्थापक थे। इधर राष्ट्रकूट वंश, तो राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन थे? दंती दुर्ग। राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक दंती दुर्ग थे। क्या हो जाएगा? राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक दंती दुर्ग। चोल वंश के संस्थापक विजयालय। इधर है पल्लव वंश के संस्थापक सिंह विष्णु। पल्लव वंश के संस्थापक सिंह विष्णु है। इधर जय सिंह प्रथम चालुक्य वंश के संस्थापक थे जय सिंह प्रथम। उधर है राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक दंती दुर्ग। और एलोरा में कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? राष्ट्रकूट शासकों ने। तो उम्मीद करते हैं 8 नंबर क्वेश्चन तक समझ में आ गया होगा। फिर अब हम लोग आगे बढ़ते हैं 9 नंबर क्वेश्चन में। तो 9 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? देखिए 9 नंबर क्वेश्चन में कहता है बाबर की आत्मकथा का नाम क्या है? बाबर की आत्मकथा का नाम क्या है? तो याद रखें ऑप्शन में दिया हुआ है बाबरनामा, बाबरनामा, बाबरनामा। अब ब नंबर ऑप्शन में क्या दिया हुआ है? तुजुक ए बाबरी, तुजुक ए बाबरी, तुजुक ए बाबरी, तुजुक ए बाबरी बाबर की आत्मकथा है। उसके बाद है बाबरनामा, तुजुक ए बाबरी। उधर किताब उल हिंद, 100 में हो जाएगा किताब उल हिंद, किताब उल हिंद, किताब उल हिंद। इधर किताब उल हिंद हो गया। इधर रेहला, किताब उल रेहला, किताब उल रेहला, किताब उल रेहला, किताब उल रेहला। तो याद रखिएगा बाबर की आत्मकथा का नाम क्या है? तो बाबर की आत्मकथा का नाम है तुजुक ए बाबरी। तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखा गया था? तुर्की भाषा में। तुजुक ए बाबरी तुर्की भाषा में लिखा गया था, जिसे फारसी भाषा में बाबरनामा नाम से जो अनुवाद किया था ना, वो क्या किया था? अबुल फजल अब्दुल रहीम खान खाना ने बाबरनामा के नाम से अनुवाद किया था। किसका? तुजुक ए बाबरी जो है ये तुर्की भाषा में, तुर्की भाषा में, तुजुक ए बाबरी तुर्की भाषा में लिखा गया है। और ये बाबर की आत्मकथा है। बाबर की आत्मकथा कौन है? तुजुक ए बाबरी। और ये किस भाषा में लिखा गया है? तुर्की भाषा में। और इसका फारसी अनुवाद बाबरनामा क्या है? फारसी भाषा में है। ये बाबरनामा जो है फारसी भाषा में है। बाबरनामा फारसी भाषा में है। और इसका तुजुक ए बाबरी का ही अनुवाद किया गया था फारसी भाषा में बाबरनामा नाम से, जो कौन किया था? अब्दुल रहीम खान खाना ने। और कब किया था? 1583 ईस्वी में। 1583 ईस्वी में तुजुक ए बाबरी को फारसी भाषा में बाबरनामा नाम से अनुवाद किसने किया था? अब्दुल रहीम खान खाना ने। ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। और इधर किताब उल हिंद या तहकीक हिंद पूछेगा तो इसके लेखक जो है अल बरूनी है। अल बरूनी इसके लेखक है। किताब उल हिंद के लेखक कौन है? अल बरूनी। और इधर किताब उल रेहला, किताब उल रेहला के लेखक कौन है? इब्न बतूता। इब्न बतूता किताब उल रेहला के लेखक इब्न बतूता। क्या हो जाएगा? इब्न बतूता किताब उल रेहला के लेखक है। क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। अब आगे 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? आइन ए अकबरी नामक प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना किसने की थी? कहता है आइन ए अकबरी नामक प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना किसने की थी? आइन ए अकबरी। तो ऑप्शन दिया हुआ है और में क्या है? अबुल फजल, अबुल फजल, अबुल फजल आइन ए अकबरी नाम। उसके बाद 2 नंबर ऑप्शन क्या है? अकबर, अकबर। और उसके बाद 100 में है, 100 में क्या हो जाएगा? फैजी। और 2 में क्या है? अब्दुल रहीम खान खाना, अब्दुल रहीम, अब्दुल रहीम खान ए खाना, अब्दुल रहीम खान ए खाना, अब्दुल रहीम खान ए खाना। तो क्या कहता है? क्या कहता है? आइन ए अकबरी नामक प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आइन ए अकबरी नामक प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना कौन की थी? अबुल फजल। अबुल फजल आइन ए अकबरी नामक प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की थी। आइन ए अकबरी और अकबरनामा के लेखक अबुल फजल है। याद रखिएगा अबुल फजल है। और अबुल फजल की जो हत्या है 1602 ईस्वी में जहांगीर ने कहाँ करवा देता है? नरवर में। नरवर कहाँ है? मध्य प्रदेश में। 1602 ईस्वी में अबुल फजल की हत्या हो जाती है। कब? 1602 ईस्वी में। और किसने करवा देता है? जहांगीर। वीर सिंह बुंदेला द्वारा अबुल फजल की हत्या करवा देता है 1602 ईस्वी में। और इधर अकबर है। तो अकबर को मुगल वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। मुगल वंश का वास्तविक संस्थापक कौन है? अकबर। मुगल वंश का वास्तविक संस्थापक, मुगल वंश का वास्तविक संस्थापक अकबर है। मुगल वंश का वास्तविक संस्थापक
मुगल वंश का वास्तविक संस्थापक कौन है? अकबर। याद रखिएगा, अकबर मुगल वंश का वास्तविक संस्थापक है, जो 1556 से 1605 ईस्वी तक इसका शासनकाल है। 1556 से 1605 1556 से 1605 ईस्वी तक अकबर का शासनकाल है मुगल वंश के पद पर। ठीक है। अब्दुल रहीम खान खाना, तो अभी बताया है अब्दुल रहीम खान खाना ने तुजुक ए बाबरी को बाबरनामा नाम से फारसी भाषा में बाबरनामा नाम से अनुवाद किया कब? 1583 ईस्वी में। अब्दुल रहीम खान खाना तुजुक ए बाबरी को फारसी भाषा में बाबरनामा नाम से अनुवाद किया 1583 में अब्दुल रहीम खाना। और अकबर मुगल वंश का वास्तविक संस्थापक था। और अबुल फजल आईन अकबरी और अकबरनामा के लेखक है अबुल फजल। तो यही ना क्वेश्चन पूछता है, आईन अकबरी के लेखक कौन है? तो अबुल फजल आईन अकबरी के, ये चीन से प्रेरित होकर आईन अकबरी एवं अकबरनामा लिखे थे अबुल फजल। ठीक है। और अबुल फजल की हत्या 1602 ईस्वी में हत्या हो गई थी। हत्या जहांगीर द्वारा करवा दिया गया था 1602 में। ठीक है ना, 1602 में जहांगीर द्वारा हत्या करवा दिया गया था अबुल फजल की वीर सिंह बुंदेला द्वारा नरवर में। नरवर कहाँ है? मध्य प्रदेश में, ये याद रखेगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? देखिए 11 नंबर जो क्वेश्चन कर रहा है हमारा, 11 नंबर कहता है पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? पानीपत के सबसे पहले 3 को लड़ाई हुई थी। इसमें ऑप्शन क्या क्या है देख लेते हैं। सबसे पहले ऑप्शन है 1509, ब में ऑप्शन है 1526 और स में ऑप्शन है 1556 और द में ऑप्शन है 1761। तो 1509 में तो पानीपत का लड़ाई हुआ नहीं था, ये तो गलत हो जाएगा। उसके बाद पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो 1526। इसका सही आंसर ब हो जाएगा, क्योंकि पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ था। 21 अप्रैल 1526 को किसके बीच? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। तो याद रखेगा, ये 1526 में प्रथम युद्ध हुआ था। प्रथम युद्ध पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। बाबर एवं इब्राहिम लोदी के बीच 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था बाबर एवं इब्राहिम लोदी के बीच। ठीक ना। उसके बाद है 1556। तो 1556 में जो हुआ था दूसरा युद्ध हुआ था। 1556 में पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था। पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 में हुआ था किसके बीच? अकबर और हेमू के बीच। अकबर और हेमू के बीच 1556 में पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था अकबर और हेमू के बीच। और तीसरा युद्ध 1761 में हुआ था। तीसरा युद्ध कब हुआ? तीसरा युद्ध अफगानों एवं मराठों के बीच हुआ। अफगानों एवं मराठों के बीच पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था। तो सबसे पहले पानीपत के 3 युद्ध हुए हैं कब? तो सबसे पहले 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था किसके बीच? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। और पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद ही भारत में मुगल वंश की स्थापना करता कौन? बाबर। इब्राहिम लोदी को हराकर, इब्राहिम लोदी को पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर हरा था। उसके बाद भारत में मुगल वंश की स्थापना करता। उसके बाद 1556 में पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था जो अकबर और हेमू के बीच हुआ था। अकबर कौन था? मुगल वंश का वास्तविक संस्थापक। अकबर मुगल वंश का तीसरा शासक था। और हेमू कौन था? हेमचंद्र विक्रमादित्य इसका पूरा नाम है। और विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला अंतिम शासक कौन था? हेमू। उसके बाद 1761 में पानीपत की तीसरी युद्ध हुई थी। पानीपत का तीसरा लड़ाई का हुआ था 1761 में किसके बीच? अफगानों एवं मराठों के बीच। तो अफगान सेना का नेतृत्व पानीपत के तीसरा युद्ध में कौन किया था? तो याद रखिएगा, पानीपत के तीसरा युद्ध में अफगान सेना का जो नेतृत्व किए थे वो किए थे अहमद शाह अब्दाली। और मराठा सेना का नेतृत्व कौन किया था? तो सदाशिवराव भाऊ ने पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठा सेना का नेतृत्व किया था सदाशिवराव भाऊ। और अफगान सेना का नेतृत्व अहमद शाह अब्दाली। तो उम्मीद करते हैं आज वाली क्लास समझ में आई होगी। हम लोग आज 11 नंबर क्वेश्चन तक एनालिसिस किए। कल से हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। उसके बाद हम लोग कल से पढ़ेंगे आगे।